हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। देखिए, इस समीकरण में हम बात करेंगे साइंस के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इसकी वन बाय वन जो है, स्टेप वाइज जो है, पूरे लेसन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिन्हें साधारणतः हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उनको दोबारा से उसी अवस्था में परिवर्तित करना साधारणतः संभव नहीं होता है। वो होती हैं रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, रासायनिक अपक्रिया क्या है, इसको समझेंगे। केमिकल रिएक्शन। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो ये घटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ये आपकी एक रासायनिक अपक्रिया है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये आपकी एक रासायनिक क्रिया है। तो इस जो तीर होता है, तीर से पहले यहाँ पर ये होते हैं आपके अभिकारक, और जो बनने वाला पदार्थ है, ये जो बनने वाला पदार्थ है आपका, ये होता है आपका उत्पाद। तो यही कह रहा है यहाँ पर, पदार्थ यानी जो अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। और अपक्रिया के बाद में जो बनने वाले जो पदार्थ होता है वो कहलाता है आपका उत्पाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला, रासायनिक अपक्रिया की आप पहचान कैसे कर सकते हो। किसी रासायनिक अपक्रिया की पहचान निम्न प्रकार की जा सकती है। एक तो अवस्था में परिवर्तन हो, साथ में रंग में भी परिवर्तन हो, गैस भी निकले, या फिर ताप परिवर्तन हो, या फिर अपक्षेप बन जाए। अपक्षेप क्या होता है, जैसे जो है हम सपोज दैट अगर जो है दूध में अगर फिटकरी डाल देते हैं तो दूध फट के जो है उसके जो ठोस कण होते हैं वो सतह पर आ जाते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है अपक्षेप बनना। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को समझेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को मानक प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब, कोई भी अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अभिकारक होते हैं। और बनने वाले पदार्थ कौन से होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है। तो इनको एक जो है, इनके जो है जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ को अगर सूक्ष्म संकेत या सूक्ष्म जो है अक्षर के द्वारा दर्शाते हो तो वो प्रतीक कहलाता है। तो प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की रासायनिक अपक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आपको मालूम है मैग्नीशियम को Mg से इंडिकेट करते हैं, ऑक्सीजन ये है ऑक्सीजन को O2 से इंडिकेट करते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर इस तरह से ये शो किया गया है। तो ये है आपकी रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब आप समझ गए ना, कोई भी रासायनिक परिवर्तन है तो उसमें अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों द्वारा ही निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अगले बढ़ते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। आपने ये तो कह दिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं।
तो एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पाद और अभिक्रिया के भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद, इनके जो है इस अभिक्रिया में किसी भी अणु या परमाणु को नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। ठीक है, तो जब जो है नष्ट नहीं कर सकते, तो जितने हमारे जो है अभिक्रिया से पहले अभिकारक हैं और उतने ही बाद में उत्पाद बने, यानी तीर के बाद में उतने ही उत्पाद बने, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात तीर के निशान से बाईं और दाईं ओर पक्षों के प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर कंकालिक रासायनिक समीकरण क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक, ऐसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है? जैसे जो है सपोज दैट ये समीकरण है नीचे, ठीक है, तो इसमें जो है ये बाद वाली संख्या है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं करोगे, ना ही बीच में करोगे। बस अगर कहीं संख्या कम बढ़ हो रही है तो उसके आगे जो है संख्याओं को लगा करके संतुलित कर सकते हो। ये कहलाती है हिट एंड ट्रायल जो है विधि। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें होने वाले परिवर्तनों के प्रकार के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, इस प्रकार की। ठीक है, सबसे पहले संयोजन क्या होता है? जोड़ना, यानी कि योग होना, तो हम कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ वही संयोग करके यानी जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल इसमें मिला तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में जल का अणु जुड़ गया तो बना है बुझा हुआ चूना। तो ये क्या है? योगात्मक अभिक्रिया हो गई। ठीक, चलिए अगले बढ़ते हैं। अब है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया यानी कि वियोग कहते हैं टूटना या दूर चले जाना, तो वियोजन या इसको अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? वियोजन या अपघटन क्रिया कहलाती है। ये हम ये भी कह सकते हैं जो योगात्मक अभिक्रिया होती है उसका जस्ट उल्टा कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। अब अभिक्रियाएं ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कैसे? देखिए, एक तो होती है ऊष्मीय वियोजन। कौन सी? ऊष्मीय वियोजन, यानी जिसे अगर गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो उसके बाद में जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, जिसे कहते हैं चूना पत्थर, तो उसे जब गर्म करते हैं तो ये बिना बुझा चूना बनता है, यानी शुष्क चूना कहते हैं CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये क्या है? ऊष्मीय वियोजन। जल अपघटन क्या है? यानी जल के साथ में, यानी इस अभिक्रियाओं में अभिकारकों में जल अपघटन हेतु विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जल अपघटन क्या है? जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे लवण अगर घोल करके जल में और अगर इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वो अपने लवणों में टूट जाता है। अब यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं होती हैं प्रकाश, यानी जो सूर्य का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या है? Ag यानी चांदी और क्लोरीन गैस निकलती है, इसमें टूट जाती है। अगला देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है?
विस्थापन अपक्रियाएं जो है दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी एकल विस्थापन अपक्रिया, दूसरी होती है द्विविस्थापन अपक्रिया। अब एकल विस्थापन अपक्रिया क्या है, यहाँ पर देखिए ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और Zn क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है Zn। तो जब Zn अधिक क्रियाशील है तो Zn जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को Cu को इसको हटा देगा। तो क्या हुआ, उसे विस्थापित कर दिया, उसे अलग हटा दिया। तो यहाँ पर ये ZnSO4 बन जाएगा, कॉपर जो है इसको हटा के बाहर निकाल देगा। तो ये होती है एकल विस्थापन। अब द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो वह अपक्रिया जिसमें अभिकारी अणुओं में दो भिन्न भिन्न आयन या परमाणुओं का समूह एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, एक दूसरे को विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, तो वो द्विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसमें क्या है कि इसमें आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, अदला बदली, वो उसकी जगह वो उसकी जगह। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है। तो इसका Cl जो है, ये वाला Cl है, ये SO4 के पास पहुँच जाएगा और SO4 जो है Cl की जगह ले लेगा, Cl जो है SO4 की जगह ले लेगा। तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण और अपचयन, दो आधारों पे जो है अपक्रियाओं को बांटा गया है। कौन से, ऑक्सीकरण और अपचयन जो है। तो देखिए ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों में ऑक्सीजन का योग हो। ऑक्सीजन मालूम है आपका ऋण विद्युती है, यानी कि ऋण कहते हैं कर्जा, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए एक जो ऑक्सीकरण की क्रिया है वो आपको गरीबी की तरफ ले जाने वाली क्रिया है, ऑक्सीकरण। तो भाई ऑक्सीजन पे जब ऋण होता है, कर्ज होता है, तो किसी के साथ जाकर जुड़ेगा तो वो भी क्या होगा, ऋणी हो जाएगा। वो भी गरीब तो हो रहा है, जब किसी की दोस्ती किसी गरीब से हो जाती है किसी बंदे की, तो वही जरूर उसके पास भी जो है गरीबी आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो है उसे सपोर्ट करेगा तो उसका पैसा तो खर्च होगा ना, ठीक है। तो या फिर ऑक्सीजन का योग हो, या फिर हाइड्रोजन क्या है, धन विद्युती है, हाइड्रोजन क्या है, धन विद्युती है। तो हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी हाइड्रोजन निकले, या फिर ऑक्सीजन जैसे तत्व जोड़े, या हाइड्रोजन जैसे तत्व निकले, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो क्या क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण कहलाती है, या फिर वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण कहलाती है, या फिर वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी तीन प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है कॉपर का, ठीक है। यही केवल आप ऑक्सीकरण को याद कर लीजिए, अपचयन को याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, अपचयन जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पर ह्रास और हाइड्रोजन का योग, या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हो तो वो क्या कहलाती है, अपचयन, यानी कि रिडक्शन। अब देखिए इसका RED रेड और इसका ऑक्स। तो पूछ लेता है रिडॉक्स अपक्रिया क्या है। तो रिडॉक्स अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं वो अपक्रिया क्या कहलाती है, रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। देखिए नीचे आ गया, रिडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन, यानी कि किसी एक का ऑक्सीकरण हो रहा है दूसरे का अपचयन हो रहा है, तो ये अपक्रिया रिडॉक्स अपक्रिया या अपचयन उपचयन अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CuO है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, खाली कॉपर रह गया।
तो कॉपर से जब ऑक्सीजन निकला है तो ऑक्सीजन उड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यह निकला है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो कॉपर का तो अपचयन हो रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन तो धनी था, इसके साथ में ऑक्सीजन जोड़ के तो हाइड्रोजन को तो इसने ऑक्सीकरण कर दिया। तो यहाँ पर एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरी जगह अपचयन हो रहा है। अब देखिए ऊष्मा के आधार पर अपक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से बेटा ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों को जो है लिखना चाहिए। और किसी भी चीज़ को अगर आप एक लाइन में समझा रहे हैं तब भी बात बराबर है, अगर पूरे पेज में अगर नहीं समझा पा रहे हैं तब भी बात बराबर है तो बेकार है। तो ये जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होती हैं, जिसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो माने बाहर के लिए, ऊष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी सरफ से हाथ धुलते हो, अगर जरा सा पानी डालते हो तो मुट्ठी गर्म हो जाती है ना, तो वो क्या है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। आपने देखा हो चूने, अगर शुष्क चूना है उसमें अगर पानी डालोगे तो पानी गर्म पड़ जाता है, वो भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उदाहरण में दिए है मेथेन, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ अगर जला रहे हैं तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस आपने सुनी होगी, गोबर गैस से जो है पहले मीथेन गैस बनती थी, खाना बनता था, तो उसमें ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं होती हैं तो उसमें ऊष्मा लिखते हैं तीर के बाद में। ठीक है, क्यों, निकल रही है, उत्पादों के साथ जो है पैदा हो रही है। ठीक है, और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होती हैं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा ग्रहण की जाती है। तो इसमें क्या, अभिकारकों के साथ में ऊष्मा जोड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं हैं, यानी एंडोथर्मिक। ठीक है, इनका एक एक उदाहरण बहुत याद जो है ज़रूरी है याद करना, उदाहरण के बगैर जो है डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहती है, आधे नंबर मिलेंगे। और ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करिएगा। ठीक, अगले देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या है, जैसे लोहा अगर आप जो है बाहर रख देते हो तो उस पे जो है भूरी भूरी सी जो है एक पपड़ी सी जम जाती है, वो क्या है, संक्षारण है। और धीरे धीरे लोहा जो है ख़त्म हो जाता है, गल जाता है, तो ये क्या कहलाती है, क्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, आर्द्रता कहते हैं जब जो है वायु में पानी मिला होता है, और आर्द्रता हर समय रहती है लेकिन बारिश के दिनों में ज़्यादा हो जाती है, आर्द्रता के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। अब संक्षारण रोकने के उपाय क्या हैं, संक्षारण रोकने के उपाय हैं पेंट करके, पेंट करके, ठीक है, ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, बहुत से तेल लगाते हैं, मोबियल वगैरह लगाते हैं, वो लगाकर। ठीक है, अगला जो है जो उपाय है वो गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या है, जिंक वगैरह की परत जो है, जो कम सक्रिय धातु होती है उसकी परत उस पर चढ़ा दी जाती है। अगला क्या है, मिश्र धातु बना करके। तो ये 4-5 उपाय हैं संक्षारण को रोकने के, ये भी जरूर उदाहरण के तौर पे जो है जरूर याद कीजिएगा कि संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। पेंट लगा करके, मिश्र धातु बना करके, ग्रीस लगा करके, तेल लगा करके, जो है गैल्वेनीकरण के द्वारा जो है, तो इस सब के द्वारा जो है संक्षारण को रोका जा सकता है। अब अगला विकृत गंधता क्या है, विकृत गंधता क्या है, रेनसिडिटी क्या है। ठीक है, जब तेल तथा वसा, आप देखते हो अगर आपके जो है चिप्स वगैरह अगर घर में जो है तल के रख दो, 4-5 दिन बाद बदबू आने लगती है, तो यही विकृत गंधता है। वो क्यों आती है, क्यों, तेल वसा वगैरह होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है हवा की उपस्थिति में, काय की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, क्या, ऑक्सीकरण। तो
उसमें अजीब सी बदबू आने लगती है, यही विकृत गंधता है। पढ़ लेते हैं इसे। जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण हो जाता है, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी कि इनमें गंध आने लगती है, इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। ये घटना विकृत गंधता कहलाती है। अब विकृत गंधता को रोकने के क्या उपाय हैं? फ्रिज में रख करके जो है रक्षित करके के, परिरक्षित क्या होता है, सोडियम बेंजोएट वगैरह वो जो है मिला दो, तब भी जो है रुक जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि या फिर जो है नमक मिला दिया जाता है, या फिर चीनी के जो है बक्खर में कुछ चीज़ें रुक जाती हैं। और जो आपकी चिप्स वगैरह की थैली कहते हैं, जो है कुछ लोग की चिप्स की थैली इसलिए फुला के रख दी जाती हैं जिससे पता लगे कि बहुत माल है उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जो है नाइट्रोजन गैस जो है एक अक्रिय गैस की तरह कार्य करती है। तो नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 गैस भरी होती है चिप्स की थैली में, जिससे कि उसका ऑक्सीकरण ना हो। ठीक है, इसी वजह से जो है 6-6 महीने बाद भी अगर चिप्स लेते हो तो ख़राब नहीं होते हैं। इसीलिए जो चिप्सों की हवा निकल जाती है वो चिप्स ख़राब हो जाते हैं, उनमें अजीब सी बदबू आती है। तो यही विकृत गंधता है। ठीक है, तो ये आपने कर लिए। अब चलिए थोड़े से जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। ठीक, चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से संबंधित। देखिए पहला है, निम्नलिखित अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको मालूम है, अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण लिखने में जो ऊपर की तरफ चिन्ह लगाया जाता है वो काय का होता है? तो हम बता दें कि ऊपर की तरफ अगर चिन्ह लगाते हैं तो ये इंडिकेट करता है गैस अवस्था का, नीचे को लगाते हैं तो वो इंडिकेट करता है काय का, ठोस अवस्था का। ठीक है, ये तो इनको ध्यान रखना। ठीक, तो इसका मतलब है फर्स्ट वाला सही है। अगला, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो उत्क्रमणीय एक होती है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्या होती है? जो रिएक्शन आगे को तो होती है लेकिन पीछे को बैक नहीं जाती, तो वो होती है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय होती है रिवर्सेबल, जो वापस भी लौट सकती है, तो उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत चिंगारियां प्रभावित करने पर जलवाष्प के साथ क्या रह जाती है? तो आपको पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जल बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए? 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन 1 ही ग्राम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो पहले ख़त्म होगी, तो क्या बचेगी? हाइड्रोजन गैस बचेगी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना काय का उदाहरण है? तो भाई सल्फर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो SO2 बन रही है, तो ये क्या है? योगात्मक क्रिया का उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ZnH2SO4 ZnSO4 बना, H2 गैस निकली, तो ये अपक्रिया क्या है? तो Zn ने H2SO4 में से H2 को अलग हटा दिया है, तो ये अपक्रिया है विस्थापन। बी वाला सही है। अगला, विस्थापन अपक्रिया का मुख्य गुण है, काय का गुण है? एल्केन का। क्यों? एल्केन में सारे जो है कार्बन के जितनी भी संयोजकता होती है सबकी सब भरी हुई होती है, तो दूसरा जुड़ नहीं सकता, जबकि दूसरे को हटा करके ही वो जुड़ सकता है, तो ये एल्केन की होती है। एल्केन में क्या है? जो है C और C के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इनके जो है डबल बॉन्ड होता है तो ये एक्स्ट्रा होता है, तो ये दूसरे को इसका यूज करके जोड़ लेता है, तो इनका नहीं, ये ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ है। तो चूना पत्थर का जो है सूत्र होता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसका अपघटन होता है तो CaO और CO2 बनता है। CO2 गैस है
और ये आपका सॉलिड है क्या, जो है CaO। ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, ये वाला सही है क्योंकि ये ठोस है और ये गैस है। जब कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये अपघटित होगा तो CO2 बनेगा और CaO बनेगा। तो ठोस पदार्थ कौन सा होगा, CaO। सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ए वाला सही है। अगला देखते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चिप्स की थैली में भरी होती है कौन सी गैस, अभी अभी पीछे बताई थी, बताइए, तो नाइट्रोजन गैस। ठीक। अच्छा, जंग का सूत्र क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 और XH2O। ये जंग का सूत्र होता है। ठीक। अगला, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया का भी यही सूत्र होता है, चूने का भी यही सूत्र होता है, और चौक का, जो हम चौक से लिखते हैं, उसका भी यही सूत्र होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती है, संक्षारित मतलब जंग नहीं लगती है, तो आपको पता है तांबे पे जंग लगती है, लोहे पे लगती है, चांदी भी काली पड़ जाती है, लेकिन सोना नहीं कुछ होता है। सोना एक उत्कृष्ट धातु है, सोना जो है संक्षारित नहीं होती है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है। और बेटा, जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे का अगर बटन जो है रेड दिखाई दे रहा है तो उसे जो है प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और पूरी तरह से ये 2-3 बार देख लेना और इसे कंठस्थ हो जाएगा। और इसकी PDF फाइल जो है मैं आपको कल तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ से आप जो है इसकी PDF फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।